हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई विश कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे। इस लेक्चर में मैं 7th स्टैंडर्ड मैथ्स का रिवीजन कराने जा रही हूँ। चैप्टर नंबर 9 एंड 10 को हम रिवाइज करेंगे। प्रैक्टिस सेट 37, 38 जितने भी प्रैक्टिस सेट है, सारे प्रैक्टिस सेट के मैं कुछ रैंडमली क्वेश्चंस नहीं सिलेक्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एज अ रिविजन हर एक प्रैक्टिस सेट का पहला और आखिरी क्वेश्चन आपको रिवाइज करा देती हूँ। इसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन या फिर कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपको रिवीजन में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन। पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर में, इफ 7 kg ऑनियन कॉस्ट 140 रुपीज, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg ऑनियंस। अगर 7 kg अनियन का प्राइस 140 रुपीज है तो 12 kg का कितना होगा। वैसे तो ओरली आप लोग सॉल्व करके बता सकते हो, बट यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू द चैप्टर नेम सॉल्व करना है, तो इसका मतलब हमें प्रपोर्शन लिखना पड़ेगा। बट चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन डायरेक्ट प्रपोर्शन का है या फिर इनवर्स प्रपोर्शन का है। डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट प्रपोर्शन में हमेशा दोनों क्वांटिटी या तो इंक्रीज होती है आइदर डिक्रीज होती है। मतलब कि अगर पहली वाली क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो उसके कंपैरिजन में दूसरी भी इंक्रीज ही होगी, और अगर फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो सेकंड भी डिक्रीज होगी। बट इनवर्स प्रोपोर्शन में इसका उल्टा होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन में पहली क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होती है, और दूसरी डिक्रीज होती है, सॉरी पहली डिक्रीज होती है तो दूसरी इंक्रीज होती है। अब क्वेश्चन को पढ़ के समझाती हूँ आपको कि इसमें क्या हो रहा है। देखो, क्वेश्चन में हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करें। क्या है वो दो क्वांटिटी? पहला तो है क्वांटिटी ऑफ अनियन, अनियन कितना खरीदा है हमने, क्वांटिटी ऑफ अनियन, और दूसरा है कॉस्ट ऑफ अनियन। अब आपको पता है कि अगर मैं 1 kg, सपोज अगर 1 kg अनियन का कॉस्ट है ₹20 है, ठीक है, तो अगर मैं 2 kg अनियन खरीदूंगी तो मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, मुझे 40 रुपीज देना पड़ेगा। अगर मैं 3 kg अनियन परचेस करती हूँ तो मुझे 60 रुपीज देना पड़ेगा। तो जैसे जैसे अनियन की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे उसका रेट, उसका कॉस्ट भी तो इंक्रीज होते जा रहा है। और अगर मैंने सपोज 1 की जगह ½ kg अनियन खरीदा तो मुझे तो सिर्फ 10 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो जब मैंने अनियन की क्वांटिटी डिक्रीज की तो कॉस्ट भी डिक्रीज हो गया, क्वांटिटी इंक्रीज की तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो गया। इसका मतलब है कि गिवन क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। कैसा है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है ये जानकर क्या होगा, क्या मतलब है ये जानकर? तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन D डॉट P डॉट मैंने लिखा है, इसका मतलब है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशियो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो जो रेशियो आप लिखोगे उसको आपको ध्यान से लिखना है। और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन में हमेशा प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये दो बातें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप इजीली रेशियो प्रोपोर्शन लिख पाओगे और क्वेश्चन को बहुत ही स्मूथली सॉल्व भी कर लोगे। अब यहाँ पे जो छोटी छोटी बातें हैं वो वीडियो को पॉज करके मैं लिख दूंगी सो दैट कि वीडियो लेंदी ना हो। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी सॉल्यूशन में, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगी कि सपोज 12 kg अनियन जो है उसका कॉस्ट है ₹X। अब ये सारी चीजें आपको याद भी नहीं करनी होती। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ये जो मैथमेटिक्स में हम थियोरी लिख रहे हैं, थियोरी लर्न करना पड़ेगा, तो उनको एक अलग प्रॉब्लम लगता है। बट कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, सब तो क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में पूछा है ना 12 kg अनियन का कॉस्ट कितना है, तो हमें यहीं पे समझ लेना है कि हमें लिखना है सपोज 12 kg अनियन का कॉस्ट कितना है, X रुपीज है। उसके बाद जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे रेट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर इट इज व्हाट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और उसके बाद हम उसका प्रोपोर्शन लिख देंगे। प्रोपोर्शन लिखने के बाद सॉल्व करेंगे, X मिल जाएगा। X हमने ऑलरेडी कंसिडर किया था कि 12 kg अनियन का कॉस्ट है, तो जो भी X का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 12 kg अनियन का कॉस्ट हो जाएगा और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो जो भी नेसेसरी है वो मैं पहले लिख लेती हूँ और उसके बाद आपको फिर वीडियो में दिखा देती हूँ।
देखो मैंने लिखा है यहाँ पे सपोज कॉस्ट ऑफ 12 kg अनियन बी रुपीज एक्स, कॉस्ट ऑफ अनियन एंड इट्स अ क्वांटिटी आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्या है ये? डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रपोर्शन लिखेंगे। प्रपोर्शन का मतलब होता है कि जब हम दो रेशियोज को कंपेयर करते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 7। आपकी मर्जी, आप 140 भी लिख सकते हो न्यूमरेटर में। मैंने 7 लिखा। 7 क्या है? 7 क्वांटिटी है। 7 kg अनियन का कॉस्ट कितना है? 140 है। तो नीचे मैंने लिखा कॉस्ट। अब मैंने यहाँ पर, मैं सर्कल करके आपको समझाती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे 7 लिखा है, 7 क्वांटिटी है, तो इसी के सामने हमें क्वांटिटी ही लिखना है, हमें रेट नहीं लिखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, हमें क्वांटिटी लिखना होगा। नेक्स्ट क्वांटिटी कितनी खरीदी हमने? 12, तो हम 12 लिखेंगे। इसका हमें रेट फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे, हमने कॉस्ट एक्स अज्यूम किया है, तो मैं यहाँ पे एक्स लिख दूंगी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 7 को एक्स से और 12 को 140 से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा बहुत बच्चों बाहर का नॉइज जो है ना वो आ रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी, अभी से मैं बोल दे रही हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। देखो 7 मल्टीप्लाई होगा x से एंड 12 मल्टीप्लाई होगा 140 से। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 12 140 से मल्टीप्लाई होता है तो साइड में 140 को 12 से मल्टीप्लाई करके भी उसको लिखते। तो ये नहीं करना चाहिए, इससे आपका टाइम पास होगा और आपको टाइम कंज्यूम होगा, बस और कुछ नहीं। तो ये सब मत करो। देयरफॉर x फाइंड आउट करना है ना, x के साथ जो 7 है वो क्या है? मल्टीप्लीकेशन में। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 को हम शिफ्ट करेंगे। अब जब 7 शिफ्ट होगा तो वो क्या होगा? डिवाइड होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में था ना, मल्टीप्लीकेशन का रेसिप्रोकल डिवीजन होता है, तो क्या होगा? डिवाइड होगा। अब हम लोग डिवाइड कर लेते, ठीक है, क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0 एज इट इज। अब क्या बचा है यहाँ पे? x इज इक्वल टू न्यूमिनेटर में रिमेनिंग है 12 मल्टीप्लाई बाय 20। 12 2 जा होता है 24 और 0 एज इट इज, मतलब 12 kg अनियन का कॉस्ट कितना है? 240 रुपीज है। तो फाइनल आंसर लिख देते हैं। देखो फाइनल आंसर मैंने लिख दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मोबाइल कॉस्ट 16,000 रुपीज, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल्स। 2 मोबाइल का प्राइस यहाँ पे दिया है 16,000 रुपीज, तो 13 मोबाइल का प्राइस कितना होगा? ये भी आप लोग ओरली बता सकते हो, आपको समझ में आ रहा है। अगर 2 मोबाइल का प्राइस है 16,000 तो एक का 8,000 है, 13 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? 13 मोबाइल का कॉस्ट हो जाएगा। बट हमें ऐसे ओरली नहीं बोलना, हमें यहाँ पे सॉल्व करके बताना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि 13 मोबाइल का कॉस्ट क्या है? x रुपीज है। अब यहाँ पे तुम्हें देखकर क्वेश्चन को समझ में आ रहा है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है कि इनवर्स प्रोपोर्शन का है। जैसे जैसे नंबर ऑफ मोबाइल इंक्रीज होंगे वैसे वैसे उसका कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ मोबाइल डिक्रीज होंगे वैसे वैसे कॉस्ट भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये जानकर हमें क्या होगा? तो ये हमें रेशियो लिखना है कि प्रोडक्ट लिखना है, इसमें हेल्प करेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशियो कांस्टेंट होता है, इनवर्स में प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि हम इसमें रेशियो ही क्यों लिख रहे, प्रोडक्ट क्यों नहीं लिख रहे। तो इसलिए लिख रहे रेशियो क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग का जो 2 लाइन है वो तो आपको समझा दिया मैंने, तो पहले लिख लेती हूँ फिर शो कर देती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। सपोज द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल बी रुपीज एक्स, ठीक है, ये लाइन मैंने पहले ही बता दी थी। नंबर ऑफ मोबाइल्स एंड इट्स अ कॉस्ट वरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जो आपने देख के क्वेश्चन को समझा उतनी ही चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रोपोर्शन, ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शन लिखेंगे। चलो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 2 क्या है? मोबाइल, नंबर ऑफ मोबाइल है, इसका कॉस्ट है 16,000, तो मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया 16। न्यूमरेटर में मैंने नंबर ऑफ मोबाइल लिखे थे, तो सामने, इसके सामने भी मुझे क्या लिखना है? नंबर ऑफ मोबाइल। कितने मोबाइल का कॉस्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं? 13, तो यहाँ 13 लिखेंगे।
इसका कॉस्ट हमको नहीं पता है तो हमने x लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 16,000 मल्टीप्लाई बाय 13। अब आपको यहाँ पर भी पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले आप डिवाइड कर दो, इजी हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 16,000 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। क्यों डिवाइड हुआ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल डिवीजन है। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 3 0 एज इट इज। देयरफॉर x इज इक्वल टू आ जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई बाय 13। नाउ अभी 8,000 को 13 से मल्टीप्लाई करते मत बैठना, यहाँ पे क्या करना है आपको, सिर्फ 13 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आंसर में 30 तो एज इट इज आएगा ही आएगा। चलो 8 3 ज़ा 24, 4 लिख दिया 2 कैरी, 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 10, सो 104। सो 13 मोबाइल का कॉस्ट कितना है, 1,04,000 रुपीज। अब फाइनल आंसर लिख देती हूँ, फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दिया है मैंने। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते। नाउ प्रैक्टिस सेट 38 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख दिया है। चलो 5 वर्कर्स टेक 12 days to weed a field. How many days would 6 workers take? How many would 15 workers take? देखो क्वेश्चन का मतलब है कि 5 वर्कर मिलकर के जो फील्ड है, फील्ड मतलब खेत, खेत को 12 डेज में वीड करते। वीड का मतलब होता है कि अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना। तो ये काम उन लोगों ने 12 डेज में कंप्लीट कर दिया 5 वर्कर्स ने। हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर टेक्स? अगर मैंने 6 वर्कर्स वहां पे हायर कर दिए काम करने के लिए, ऐसा समझिए कि 6 वर्कर अगर आ गए काम करने के लिए 5 की जगह, तो अब जो वीड किया उन लोगों ने, जो काम किया, वो कितने दिन में होगा? और अगर 15 आ गए तब कितने दिन में काम होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, कॉन्सेंट्रेट करो, तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज हो रहे, नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे ना, क्योंकि काम करने वाले लोग ज्यादा आ गए तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दो क्वांटिटी है उसमें एक इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है। पहली क्वांटिटी है नंबर ऑफ वर्कर, दूसरी क्वांटिटी है नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज करूंगी तो काम जल्दी हो जाएगा, डेज कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ वर्कर कम कर दूंगी तो काम खत्म होने में ज्यादा टाइम जाएगा, डेज इंक्रीज हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि ये गिवन क्वेश्चन क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि 6 वर्कर्स जो है वो x डेज में अपना काम कंप्लीट करते, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो इनवर्स में है, और फिर क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शन लिखेंगे या फिर प्रोडक्ट लिखेंगे। तो हम दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो पहले लिख देती हूँ, फिर मैं आपको आंसर थोड़ा शो करती हूँ। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सपोज 6 वर्कर्स विल टेक x डेज टू वीड अ फील्ड। ये हमने अज्यूम कर लिया। नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो रहे हैं, देयरफॉर ये क्या है, ये है इनवर्स। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटी। सबसे पहले मैं यहाँ पे 6 लिख रही हूँ, सॉरी 6 नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया, 5 वर्कर। 5 कितने डेज लिए उन दोनों ने मिलके, सॉरी कितने डेज में काम कंप्लीट हुआ है, सो 5 इंटू 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 6 वर्कर है और डेज कितने डेज में काम कंप्लीट हुआ नहीं पता, तो हमने x अज्यूम किया तो हम x लिखेंगे। देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू x। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू 5 इंटू 12 अपॉन 6। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 10, सॉरी 6 2 ज़ा 12, सॉरी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रॉन्ग बोल दिया मैंने, 2-3 बार मिस्टेक हो गई। नाउ 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 10। तो 6 वर्कर जो है वो 10 डेज में फील्ड को वीड कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे बच्चों फाइनल आंसर लिख दिया, 6 वर्कर्स विल टेक 10 डेज टू वीड द फील्ड। अब इसके बाद 15 वर्कर्स कितने डेज में ये फील्ड को वीड करेंगे, तो अब हम यहाँ पे वो फाइंड आउट कर लेते हैं।
अगेन 5 वर्कर्स कितना ले रहे थे, 12 डेज ले रहे थे, 12 लिख देंगे। 15 वर्कर्स का फाइंड आउट कर रहे हैं तो 15 मल्टीप्लाई बाय, अब मैंने यहाँ वेरिएबल लिया है y, तो मैं यहाँ लिखूंगी y। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 15। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू आ जाएगा 4। इट मीन्स 15 वर्कर्स ने 4 डेज में फील्ड को वीड कर लिया। फाइनल आंसर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन लिखती हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 38 का लास्ट क्वेश्चन है ये। द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयर हाउसेज लास्ट डेज फॉर 4000 पीपल, हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6000 पीपल। क्वेश्चन का मतलब है कि गवर्नमेंट क्या करती है, पहले तो आपको पता है कि गवर्नमेंट भी वेयर हाउसेस यानी गोदाम में वो स्टॉक रखती है अपने ग्रेन्स वगैरह के, जो भी मतलब स्टॉक तो वो रखती है गवर्नमेंट, ये हमें पता है। तो क्वेश्चन में दिया है कि गवर्नमेंट के पास लास्ट 30 डेज का स्टॉक है, वो भी सिर्फ 4000 लोगों के लिए। अगर यहाँ पर देखो नंबर ऑफ पीपल, तुम खुद लॉजिक लगा के देखो, अगर 4000 की जगह नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ गया, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हो गए, तो क्या जो स्टॉक 30 डेज का इन लोगों ने रखा है वो फिर भी क्या 30 डेज तक ही रहेगा, चलेगा 30 डेज के लिए? नहीं ना, वो तो 20 डेज का है, उससे कम भी हो सकता है, 25 डेज का भी हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6000 पीपल, मतलब कि अगर 4000 से अगर 6000 हो गए नंबर ऑफ पीपल, तो क्या गवर्नमेंट का जो स्टॉक 30 डेज का है वो अब कितने दिन के लिए बचा रहेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आया आप लोगों को? मैंने बहुत इजीली ट्राई किया आपको समझाने का कि गवर्नमेंट जो है वो स्टॉक रखती है अपने पास, तो क्वेश्चन में दिया है कि लास्ट 30 डेज का स्टॉक उसके पास है, बट सिर्फ 4000 पीपल के लिए। अगर नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो गए तो 30 डेज का स्टॉक 30 डेज का तो नहीं रह जाएगा, अब वो उससे भी कम दिनों का हो जाएगा। तो कितने दिनों का होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डायरेक्ट है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज होंगे जो स्टॉक है वो कम दिनों का बचेगा, तो इसीलिए क्वेश्चन क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो स्टार्ट करते हैं लिखना, यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि 6000 जो पीपल है उनके लिए सिर्फ x डेज का ही स्टॉक बचा है। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट द स्टॉक ऑफ ग्रेन लास्ट फॉर x डेज फॉर 6000, सॉरी फॉर दो बार हो गया है, फॉर 6000 पीपल। अब यहाँ पे ये भी आपको जो सेंटेंस है लर्न करके रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को आप इतना अच्छे से ध्यान से देखो कि क्वेश्चन में ही आप सेंटेंस बना लो। देखो द स्टॉक ऑफ ग्रेन लिखा है तो लेट हम लिखेंगे, लेट सब जगह लेट या सपोज, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने सपोज वर्ड यूज किया था, यहाँ मैंने लेट वर्ड यूज किया, तो लेट और सपोज दोनों का मतलब एक ही है। लेट द स्टॉक ऑफ ग्रेन लास्ट फॉर x डेज, देखो लास्ट 30 दिया है ना, हमें तो 30 डेज नहीं है, हमें तो यहाँ पे पता ही नहीं है कितने दिनों का बचेगा, तो हम यहाँ पे x लिख देंगे, ठीक है। तो 30 की जगह x, डेज फॉर कितने दिन, 4000 की जगह क्या आ जाएगा, 6000 पीपल आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी देख के आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से ही आप बना लोगे। अब जो बार बार मैं यहाँ पे पहले लिख रही थी, देखो नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ डेज, वरी इन अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज, क्या है ये, इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो भी मैंने पहले की क्वेश्चंस कराए, इसमें भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब इसके बाद इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो लिख देते हैं। देखो 30 क्या है, नंबर ऑफ डेज, 4000 नंबर ऑफ पीपल है, इज इक्वल टू सेम 30 की जगह पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, क्योंकि हमने x अज्यूम किया है। 4000 की जगह अब नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए, 6000। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 4000 अपॉन 6000। अब यहाँ पर ये 30 कैंसिल हो गया,
6 1 जा 6, 6 5 जा 30। अब क्या बचा है यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4, सो x आ गया यहाँ पे 20। मतलब लास्ट 20 डेज का स्टॉक बचा है अगर नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए, 6000 हो गए तो। नाउ अब प्रैक्टिस सेट 39 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर। नाउ प्रैक्टिस सेट 39 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वीडियो जो है वो मोर देन 30 मिनट्स का भी हो सकता है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट चैप्टर इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। 10th वाले चैप्टर के लिए मैं नया वीडियो बना दूंगी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड 1,44,000 rupees in the ratio 4:5 and both a plot of land. After some years, they sold it at a profit of 20%. What is the profit each of them got? क्वेश्चन का क्या मतलब है, सुरेश और रमेश दोनों ने मिलकर के 1,44,000 rupees का इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना मतलब किसी एक काम में पैसे लगाना। अब इन लोगों ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया और बोथ अ प्लॉट ऑफ लैंड, मतलब कि एक लैंड खरीदा। कुछ सालों के बाद उन्होंने वो लैंड को सेल कर दिया, बेच दिया। अब इसमें उनको क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट हो गया। तो हमें ईच ऑफ देम मतलब दोनों का कितना कितना प्रॉफिट उनको मिला, क्योंकि यहाँ तो परसेंटेज में दिया है, हमें रुपीज में फाइंड आउट करना है कि दोनों को कितना प्रॉफिट हुआ। यहाँ रेशियो आप लोगों को दिख रहा है 4:5 जो है वो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिया है, तो प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट भी यही रहेगा। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं दोनों तरीके यहाँ पे नहीं बताऊंगी, नहीं तो वीडियो और लेंथी हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे। मैं एक ही यहाँ पे तरीका बताने वाली हूँ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करेंगे। जो इन्वेस्टमेंट दिया है 1,44,000 ये दोनों का है ना, हम इंडिविजुअल यानी कि सुरेश का भी इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करेंगे, रमेश का भी इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करेंगे। दोनों को 20% का प्रॉफिट हुआ है। अब सुरेश का जितना भी इन्वेस्टमेंट रहेगा उसका 20% जो निकलेगा वो सुरेश का प्रॉफिट, रमेश का जितना भी इन्वेस्टमेंट रहेगा उसका जो 20% निकलेगा वो रमेश का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट ₹1,44,000 रुपीज है। आप लोगों को पता होगा कि जब भी रेशियो आता है, कभी भी 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, 4 या 2 3 4 कितने भी क्वांटिटीज का रेशियो जब भी आता है तो वो कैसे बनता है। जैसे कि देखो मेरे पास अगर यहाँ पे 15 नोटबुक है, ठीक है, 15 नोटबुक है और 5 नोटबुक है, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम इस 15 को क्या लिखते हैं 3 × 5 और 5 को क्या लिखेंगे 1 × 5। तो यहाँ पे जो नंबर 5 है वो क्या है, वो कॉमन है ना, 5 कैंसिल हो गया और रेशियो क्या आ गया यहाँ पे 3/1 आ गया रेशियो। इसी को हम ऐसे रीड करते 3:1। तो रेशियो मिलता कब है, जब एक कॉमन नंबर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है तब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी कॉमन नंबर को x अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे, x। तो मैं लिखूंगी लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। क्या है कॉमन मल्टीपल, x है। अब सुरेश एंड रमेश के इन्वेस्टमेंट को हम इसी रेशियो में लिखेंगे। सपोज अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि सुरेश का इन्वेस्टमेंट कितना है 4x है। क्या है 4x है और रमेश का क्या है 5। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखो सुरेश इन्वेस्टमेंट क्या है 4x है और रमेश इन्वेस्टमेंट क्या है 5x है। अब सुरेश के यहाँ पे मैंने 4x लिखा, रमेश के यहाँ पे 5x लिखा। किसी को ये डाउट है तो मैं यहाँ समझा देती हूँ कि सबसे पहले नाम सुरेश का है और रेशियो में सबसे पहला नंबर 4 है, इसीलिए सुरेश का इन्वेस्टमेंट 4x होगा। दूसरा नाम है रमेश और जो रेशियो है उसमें दूसरा नंबर है 5, तो इसलिए रमेश का इन्वेस्टमेंट 5 होगा। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे 4x + 5x इज इक्वल्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा, और टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,44,000 रुपीज का। 4x + 5x होता है 9x इज इक्वल्स टू 1,44,000। मुझे x फाइंड आउट करना है तो 9 को शिफ्ट करूंगी
तो 9 शिफ्ट होके क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था। अब डिवाइड कर देते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, देखो 9 से 9 1 जा 9, ठीक है। मैं दूसरे कलर से डिवाइड कर देती हूँ, फिर आपको क्या होगा कि इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे 9 1 जा 9, अगेन यहाँ पे भी 9 1 जा 9, 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 5। नेक्स्ट जो नंबर 4 है वो एज इट इज क्या बन गया, 54। देन 9 के टेबल में 54, 9 6 जा 54, एंड उसके बाद ये जो 30 है वो एज इट इज, तो कितना आया, 16,000 इन्वेस्टमेंट आया, सॉरी एक्स का वैल्यू आया। देयरफॉर सुरेश का इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर सुरेश इन्वेस्टमेंट कितना था, सुरेश का इन्वेस्टमेंट 4x था ना, तो 4x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 16,000। अब 16 4 जा कितना होता, 64 होगा, तो 64,000। देयरफॉर अब रमेश इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, रमेश इन्वेस्टमेंट, रमेश का इन्वेस्टमेंट कितना था, रमेश का इन्वेस्टमेंट था 5x, तो 5 एज इट इज, x कितना है 16,000, चलो 16 10 जा होता है 160, तो 16 5 जा कितना होगा 80, तो 80 और ये 30 एज इट इज, तो 80,000 हो गया। अब इसके बाद हमें प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, प्रॉफिट है यहाँ पे 20%। देयरफॉर सुरेश प्रॉफिट, सुरेश का प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 20% ऑफ उसका इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट है 64,000, तो 64,000 लिखेंगे यहाँ पे, विच इज इक्वल्स टू 20। अब ये जो परसेंटेज है ये साइन में रिमूव करें तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, ऑफ कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 64,000। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 640 जो है वो 20 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखो ये एक 0, ये एक 0 एज इट इज रहेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 बिकम 12। सो 12,800 जो है वो सुरेश का प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे रमेश प्रॉफिट, रमेश प्रॉफिट कितना था, रमेश का प्रॉफिट 5x होगा, सॉरी, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 20% ऑफ उसका इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपीज है। अब इसके बाद परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो 20/100 मल्टीप्लाई बाय 80,000। ये 2 0 से कैंसिल हो गया, क्या बचा है न्यूमरेटर में 20 मल्टीप्लाई बाय 800, 2 8 जा होता है 16 और ये 30 एज इट इज। तो रमेश का प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 16,000, सुरेश का प्रॉफिट यहाँ पे कितना आया 12,800। तो फाइनल आंसर लिख देते हैं यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5th मैंने लिख दिया है, एक्चुअली में यहाँ पे 5th नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2, ठीक है। बट टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो ये नंबर जो है, ये जो क्वेश्चन है वो 5th प्लेस पे ही है, बट मैं दो ही क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ इसलिए मैंने 2 लिखा है। देखो क्वेश्चन पे ध्यान देते, जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश put in all together 3,60,000 rupees to form a partnership with their investment being in the proportion 3:4:7:6. What was Jaya's actual share in the capital? They made a profit of 12%. How much profit did Nikhil make? क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पे कि जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश सब लोगों ने एक साथ ऑल टुगेदर यानी एक साथ 3,60,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया पार्टनरशिप में, ठीक है। अब प्रपोर्शन जो है इन्वेस्टमेंट का वो यहाँ क्वेश्चन में दिया है, मैं यहाँ पे देखो हाईलाइट कर देती हूँ, 3:4:7:6। हमें फाइंड आउट करना है कि जयाज ने एक्चुअली में कितना शेयर है उसका कैपिटल में। कैपिटल का मतलब होता है मनी, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें जया ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके बाद निखिल ने कितना प्रॉफिट बनाया, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन लिखना। देखो समझा देती हूँ कि सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे। जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश, हमें सबका इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमसे सिर्फ जया का एक्चुअल शेयर कैपिटल में पूछा है, तो जया का इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करेंगे तो मिल जाएगा हमें इसका आंसर। अब इसके बाद 12% प्रॉफिट बनाया है उन लोग ने, तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि निखिल ने कितना प्रॉफिट बनाया, तो निखिल का पहले हम इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करेंगे, देन सेम उसी इन्वेस्टमेंट पे हम उसका 12% प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि निखिल ने कितना प्रॉफिट बनाया। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सपोज द इन्वेस्टमेंट ऑफ जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश बी 3x, 4x, 7x एंड 6x रिस्पेक्टिवली। अब किसी को डाउट है कि जया के लिए 3x है, देन सीमा के लिए 4x है, तो ये कैसे आए? तो यहाँ पे बच्चों देखो रेशियो दिया है और यहाँ पे नाम दिए हुए, तो सबके ऑर्डर आपको चेक करने हैं। जया का नाम फर्स्ट प्लेस पे और नंबर फर्स्ट है 3, तो जया का इन्वेस्टमेंट होगा 3x। सीमा का सेकंड है, सेकंड नंबर 4 है तो 4x। निखिल का थर्ड प्लेस पे नाम है, थर्ड नंबर 7 है तो 7x। फोर्थ है नीलेश एंड फोर्थ नंबर है 6 तो 6x। अब यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 3,60,000। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? देखो सबसे पहले तो हमें x फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 3x है, 4x है, 7x और 6x है। x मिलेगा तभी तो हम इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले x फाइंड आउट करेंगे। सो 3x प्लस 4x प्लस 7x प्लस 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3,60,000। अब सबको ऐड कर दो, 3x प्लस 4x 7x, 7x प्लस 7x 7x plus 7x become 14x, 14 plus 6 become 20. So therefore 20x हो जाएगा 3,60,000. Therefore x हो जाएगा यहाँ पे 3,60,000 डिवाइड बाय 20। अब कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 चला गया तो 1 बचा, उसके बाजू में 6 है वो मिलकर क्या बन जाएंगे? 16, तो 2 8 ज़ा 16, उसके बाद 3 0 एज इट इज, तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया? देयरफॉर x आ गया 18,000 रुपीज। अब हमें जयाज इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे जयाज इन्वेस्टमेंट क्या था? जया का इन्वेस्टमेंट है 3x, सो 3 एज इट इज, 18,000 आ जाएगा x की जगह। नाउ 18 3 ज़ा फाइंड आउट करेंगे, 8 3 ज़ा 4, 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, so 5430 as it is. So 54,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किसका है? जया का है। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? निखिल का प्रॉफिट। तो उसके पहले हमें निखिल का इन्वेस्टमेंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे निखिल्स इन्वेस्टमेंट। क्या लिखेंगे? निखिल्स इन्वेस्टमेंट। अब निखिल ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं। निखिल का नाम थर्ड प्लेस पे, और यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, देखो थर्ड प्लेस पे नाम है और थर्ड नंबर है यहाँ 7x, तो इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 7x। में थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। नाउ x कितना है? x है यहाँ पर 18,000, तो 18 लिख देंगे। 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 8 7 ज़ा 56, 5 कैरी, 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 बिकम 12। So 126 और 30 एज इट इज, सो 1,26,000 का इन्वेस्टमेंट है निखिल का। अब प्रॉफिट कितना मिल रहा है? यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है इन लोगों को 12% का, तो यहाँ लिखेंगे हम निखिल्स प्रॉफिट। नाउ 12% ऑफ कितना आ जाएगा? निखिल का इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,26,000, तो 1,26,000 लिखेंगे। 12% को हम रेशियो में लिखेंगे 12/100 मल्टीप्लाई बाय 1,26,000। अब यहाँ पे कैंसिल करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ना 126 को 12 से मल्टीप्लाई करो, और ये 1 0 जो बचा है उसको एज इट इज यहाँ पे आंसर में लिख के रख दो पहले से, नहीं तो भूल जाओगे। 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 1 ज़ा 2, 6 1 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। So 2 6 plus 5 11, 1 carry, 2 plus 2 4 and 1 5 1 as it is. So 1 5 1 2 और ये एक 0. It means 15,120 रुपीज का प्रॉफिट किसको हुआ है? निखिल को हुआ है। अब फाइनल आंसर लिख देंगे। फाइनल आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जया शेयर इन द कैपिटल वॉज 54,000 एंड प्रॉफिट मेड बाय निखिल वॉज रुपीज 15,120।
तो यहाँ पे बच्चों चैप्टर नंबर 10 जो है 9 जो है वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में 10th चैप्टर करा दूंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।